Dewey has also talked about inquiry and research, and he has presented 5 step analysis of effective inquiry. यानी कि 5 स्टेप पे बेस्ड एक ऐसा एनालिसिस है जो कि एक इफेक्टिव इंक्वायरी के पीछे मौजूद हो सकता है या जिसको हम मॉडल कर सकते हैं. Dewey spent a considerable amount of time researching how human beings think and what might be an effective way of directing those thinking skills for the purpose of learning. अब जॉन ड्यूई ने बहुत वक्त स्पेंड किया, बहुत काम किया इसको बात को रिसर्च करने पे कि ह्यूमन बींग्स कैसे सोचते हैं और एक इफेक्टिव वे क्या हो सकता है डायरेक्ट करने का उनकी उन थिंकिंग स्किल्स को जो कि लर्निंग की तरफ डायरेक्टेड है. यानी उनका जहन जो है या सोचने की सलाहियत और अंदाज जो है वो इज़ ऑफ की इम्पॉर्टेंस. उसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है इस बात को मुतय्यन करने में कि लर्निंग कैसे होगी. नंबर 1, अकरेंस ऑफ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का वजूद. जो ये कहते हैं कि ऑल इंक्वायरी बिगिंस विद अ जेन्युइन डाउट. तमाम इंक्वायरी जो है वो एक जेन्युइन डाउट के तहत सामने आते हैं. व्हाट इज दैट जेन्युइन डाउट? दैट जेन्युइन डाउट actually is curiosity. So curiosity जो है वो एक genuine doubt है. यानी आपके अंदर जो एक तशवीश है, एक जो फीलिंग है किसी चीज़ को महसूस करने की, उसको जानने की, जो क्यूरियोसिटी है वो ही बुनियाद होती है किसी इंक्वायरी या रिसर्च की. The initiation of inquiry occurs when we feel a disruption in activity and do not know how to go on. और वही कहते हैं कि इंक्वायरी तब इनिशिएट करती है या स्टार्ट होती है जब हमें एक डिसरप्शन लगती है, कोई चीज़ जो है वो रुकावट बनती है, कोई जो अमल है वो रुक जाता है या टूटता है अपनी नॉर्मल रूटीन से. और यही वो पॉइंट है जहां से इंक्वायरी स्टार्ट होती है. And then practical reasoning is always reasoning for some value or some desired objects. Practical reasoning वो reasoning जिसके अंदर कोई practical aim हो जिसका. So practical reasoning is actually a reasoning which has a certain aim, which is for a certain purpose or a reason. Is a reasoning for some value or some desired object. अब जब वो कहते हैं कि practical reasoning होगी तो ये वो reasoning है जो कि directed है टूवर्ड्स अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट. यानी उसका एक डायरेक्शन सेट है किसी चीज को जानने के लिए. नंबर 2, स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करना या उसके सामने लाना. अ प्रॉब्लम वेल पुट इज हाफ सॉल्व्ड. एक प्रॉब्लम जिसको बेहतर तरीके से सामने रखा गया हो वो आधा हल हो चुका होता है. ये जॉन ड्यूई का कहना था. किस तरह? जॉन ड्यूई ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स मस्ट बी स्पेसिफाइड. प्रॉब्लम्स को स्पेसिफाई करना चाहिए थ्रू नंबर 1 क्यूरियोसिटी, नंबर 2 ऑर्डरलीनेस, नंबर 3 अलर्टनेस एंड नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ इन 4 चीज़ों की बुनियाद पे अगर प्रॉब्लम को सामने रखा जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा, शनाख्त किया जाएगा, तो वो ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो कि इस शनाख्त की बेस पे ही आधे सॉल्व हो चुके होंगे. एंड देन नंबर 3 जो तीसरी बात जो ये कहते हैं यहाँ वो कुछ साइंटिफिक होते हुए नजर आते हैं और कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस यानी एक मफरूजा. वन मस्ट इंट्रोड्यूस अ सपोजिशन, अ हाइपोथेसिस और अ सजेशन दैट इफ करेक्ट वुड सॉल्व द प्रॉब्लम. उन्होंने यहाँ ये कहा कि एक शख्स को जब एक प्रॉब्लम को आप स्पेसिफाई कर चुके तो फिर उसके बाद एक मफरूजा जरूर कायम करें, एक assumption, एक स्पेसिफिकेशन कि अगर इस तरह हुआ तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. So he believed that a hypothesis of a key importance in solving the problem. And then introduction of a hypothesis. Students must distinguish between carefully constructed hypotheses and wild guessing based on uncontrolled emotions, whimsical imagination and wishful thinking. और यहाँ पे वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विश भी करना है कि एक साइंटिफिक मफरूज़ा क्या है और वो किस तरह मुख्तलिफ है एक इमेजिनेशन से, एक वाइल्ड गैसिंग से, एक ऐसी सोच से जिसके पीछे कोई चीज़ मौजूद ना हो. यानी हाइपोथेसिस को भी वज़ा करने का एक तरीका है जिसमें आप वेरिएबल्स को सामने रखते हैं और ये देखते हैं कि इनका एक दूसरे पे क्या असरात है. फॉर इंस्टेंस हम अगर ख्वाब में या एक इमेजिनेशन में ये सोचें कि आइसक्रीम खाने का जो असर है वो स्टूडेंट्स की एजुकेशनल अचीवमेंट पे क्या है, तो ये किसी तरह भी आपस में मुताबिकत नहीं रखते.
ہاں، یہ ضرور سوچا جا سکتا ہے کہ ٹیچر بیہیویئر کا کیا اثر ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشنل اچیومنٹ پہ. یہ ایک پریکٹیکلی ریزنیبل ہائپوتھسس ہے. تو یہاں ڈیوی یہ بتاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو آپ یہ ضرور بتائیں کہ تھنکنگ کے وقت یا سوچ کے وقت اپنے ذہن میں جو ہائپوتھسس قائم کریں وہ امیجینیٹو نہ ہوں، بلکہ وہ کیوریوسٹی بیسڈ ہوں، بلکہ وہ سائنٹیفکلی بیسڈ ہوں اور ان کے اندر پریکٹیکل چیزیں انکلکیٹ کی ہوں.